नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात करेंगे नालंदा के नवजागरण की। नालंदा विश्वविद्यालय ने के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। क्या कुछ रहा है इसका इतिहास और क्या है इसके मायने, हम आपसे जरूर बताएंगे, साझा करेंगे। नीट परीक्षा में आरोप झूठे साबित हुए हैं तो राजनेताओं के आरोपों की पोल भी खुली है। झूठे आरोप की मजबूर सियासत आखिर किस ओर ले जा रही है हमें, इस पर भी चर्चा करेंगे विशेष मेहमानों के साथ। और बात करेंगे बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस पर किस तरह से घिर गई है ममता बनर्जी की सरकार। होंगे कई अहम और सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया लोकार्पण। नालंदा के नए कैंपस को बताया भारत के सामर्थ्य का परिचायक। कहा दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनेगा भारत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की बहू और पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी भाजपा में हुई शामिल। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने भी थामा भाजपा का हाथ। कहा भाजपा को हरियाणा में करेंगे मजबूत। दिल्ली में पानी पर आज भी सियासी घमासान जारी। भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। कहा नहीं कर सकते वादा पूरा तो सीएम पद से इस्तीफा दें केजरीवाल। नीट छात्रा आयुषी पटेल की फर्जी शिकायत पर कोर्ट सख्त। एनटीए करेगा कार्रवाई। प्रियंका गांधी ने आयुषी पटेल के फर्जी आरोप को लेकर सरकार पर साधा था निशाना। जिस सेंटर पर लीक की शिकायत वहां औसत से कम आया रिजल्ट। बीजेपी हुई हमलावर। कहा आरोप लगाना और भाग जाना विपक्ष की रणनीति में शामिल। और पश्चिम बंगाल पुलिस ने चुनाव बाद हिंसा की रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपी। 4 जून के बाद पोस्ट पोल वायलेंस के 556 मामले दर्ज। बीजेपी की केंद्रीय टीम का बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों में दौरा। तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के नव जागरण की बात करेंगे। नालंदा और तक्षशिला जो हमारे देश की धरोहर रहे हैं और नालंदा का जो ज्ञान का इतिहास रहा है वो अपने आप में एक बार फिर से उसका नव जागरण हो रहा है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज उसके नए परिसर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। करीब 800 साल बाद लंबे के इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। पीएम मोदी ने राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। नए परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक जिसमें बैठने की कुल क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीट की क्षमता वाले 2 सभागार, 550 छात्रों की क्षमता वाला छात्रावास भी है। 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर भी इसमें शामिल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सहित कई अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। तो ये नव जागरण की नई कहानी आप देख सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा का नवजागरण विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। पीएम ने कहा कि नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इसके इतिहास पर भी खूब चर्चा हो रही है और इतिहास की बात हो रही है। नालंदा के इतिहास की खूब बात हो रही है। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे भारत के ज्ञान का केंद्र माना जाता था। ज्ञान की गंगा यहां से बहती थी। जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे उस वक्त नालंदा कई 100 वर्षों का इतिहास रच चुका था। जब पहले विश्वविद्यालयों का गठन शुरू हुआ दुनिया में, तब तक नालंदा अपने में कई 100 वर्षों का इतिहास समेट चुका था। यहाँ समय पर नागार्जुन, बुद्धपालिता, शांति रक्षिता और आर्यदेव जैसे महान शिक्षकों ने अध्यापन कार्य किया। कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री वेनसांग, फाहेयान और इत्सिंग भी यहाँ से पढ़े थे। इसकी भव्यता इतनी थी कि यहाँ 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। 9 मंजिला लाइब्रेरी में 90 लाख से ज्यादा किताबें रखी हुई थी। इसे ज्ञान का भंडार माना जाता था। बताया जाता है कि जब इस लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो इसकी
लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। यहां धार्मिक ग्रंथों के अलावा लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। उस दौरान आप समझिए, कहा जाता है कि उस दौर में जो सब्जेक्ट यहां पढ़ाए जाते थे वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। तो कितना विकसित ज्ञान का केंद्र था ये। 700 साल के लंबे सफर के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने एक हमले में इसे जला दिया था। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था और पीएम मोदी की अगुवाई में एक बार फिर इस महान विरासत को सहेजने, संवारने और इसकी पुनर्स्थापना करने की शुरुआत हुई है। तो करीब 800 साल के लंबे इतिहास के इंतजार के बाद अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन सत्र पर अपने संबोधन में कहा कि आग की लपटें किताबों को जला सकती हैं, ज्ञान को नहीं जला सकती। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली सरकारों ने उनकी नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना की अपील सुनने में देर की। 2014 में एनडीए सरकार के शासनकाल में इस काम में तेजी आई। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई यहाँ। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार थी, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वहां गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वहां गए, प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया। यहां आकर के उसको 2016 में शिलान्यास किए कि ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री के आने के बाद ही नालंदा का उद्धार हुआ है। बख्तियार खिलजी जैसा ऐसे नकारात्मक मानसिकता के लोग जो पूरे विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया, 3 महीने तक जलते रहा यह विश्वविद्यालय, और ऐसे लोगों के पाप के कारण आज मानवता का कहीं न कहीं अंधकारमय वातावरण बनना और फिर से उसका पुनर्जागरण, हमारे सांस्कृतिक विरासत को फिर से 21वीं सदी का भारत के सपना को साकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मौजूदगी में, इनके कर कमलों से ये पूरे बिहार को गौरवान्वित कर रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, जो कि वाइस चांसलर हैं नालंदा विश्वविद्यालय के। उनसे भी उनके साथ बात करेंगे और हमारे साथ कुमार आलोक, हमारे संवाददाता, वो भी जुड़ेंगे। तो अभय कुमार सिंह, प्रोफेसर अभय कुमार सिंह के पास, नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनके साथ जुड़ेंगे। सर, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमको सुन पा रहे हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से जो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था एक समय
बहुत स्वागत है सर आपका। कुमार आलोक भी हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर। सर आपसे समझना चाहेंगे कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, इतिहास में उस तरह से इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई, अब एक फिर से इसके नव जागरण की, पुनर्जागरण की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखते हैं इसको? ये एक दुखद सत्य है कि नालंदा के ध्वस्त होने के बाद यहाँ से जो भी उस काल के ज्ञान के जो धरोहर रखने वाले व्यक्ति थे, वो अब बिखर गए और अन्य देशों में भी चले गए। और किसी ने नहीं सोचा, एक बड़े अंतराल तक किसी ने नहीं सोचा कि इस ज्ञान के केंद्र को पुनः स्थापित किया जाए। तो अब ये एक अवसर बहुत बाद में आया और यही बिहार की भूमि में ही हुआ। जैसे आज आपने जाना, बिहार की लेजिस्लेचर में ये वक्तव्य हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने कहा था, और उससे सक्रियता में सबसे बड़ी भूमिका बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया जी। और यही कारण है कि नालंदा का पुनः स्थापना संभव हो सकी है। आपने आज कार्यक्रम की उसमें जानकारी देखी ही। तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य ये नहीं था कि विश्वविद्यालय को जलाया गया, उससे बड़ा दुर्भाग्य था कि उससे हमारा ज्ञान परंपरा भी एक प्रकार से खंडित हो गई। और उससे भी बड़ा दुखद कार्य था कि हम लोग मनोबल में इतने गिर गए कि हम 800 वर्ष तक ऐसा नहीं सोच सके कि हमारे पास कोई भी ज्ञान था उसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि पुस्तकें जल सकती हैं पर ज्ञान नहीं मिट सकता। अंधेरा कितना ही हो, प्रकाश को नहीं छुपा सकता। तो ये तो सच बात है। और आज हम लोग इतनी चेतना को जागृत कर सके हैं, कुछ इस प्रकार का हमें साहस आ चुका है, ये कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे इस जनरेशन में। और इस वक्त ये फेज हमारा बहुत ही, सच में मैं कहूँगा, जो हम लोग का काल चल रहा है, स्वर्ण काल ही है कि हम लोग फिर जागृत हो रहे हैं। तो बहुत संभव है कि हम लोग सब, और पर्टिकुलरली युवा पीढ़ी, पुनः इस केंद्र को स्थापित कर सकेंगे। जी 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 जी, अनेक नालंदा जैसे केंद्र बन सकेंगे। जी जी, निश्चित तौर पर। और आप लोग जैसे जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, इस विश्वविद्यालय को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत महती जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कुमार आलोक के पास आएंगे। कुमार आलोक, आपसे समझना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है इतिहास, बिहार के इतिहास के लिए अगर कहा जाए और पूरे देश के इतिहास के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का नवजागरण, पुनर्जागरण, पुनर्स्थापना की कोशिश, ये कितना बड़ा, जिसको कहते हैं कि बिहार के लिए अपने आप में खुशी का क्षण है। किस तरह से ग्राउंड जीरो से ऑन ग्राउंड क्या जानकारी देंगे, कितनी खुश हैं बिहार के लोग? जैसा कि अभय सर ने बताया कि 800 सालों तक इस पर गौर नहीं किया गया। अपनी ठीक है, उसको आक्रमणकारियों ने जला दिया, तहस नहस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हम जो ज्ञान के सेंटर फॉर एक्सीलेंस पूरे वर्ल्ड के लिए हम जाने जाते थे, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और आज मैंने कहा कि जिस तरीके से प्रयास किए गए, सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा के दोनों विधानमंडलों को संबोधित करते हुए ये इच्छा जताई थी कि नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को पुनर्स्थापित किया जाए। तो इसको लेकर के बिहार सरकार एक्टिव हुई, और उसके बाद एक्टिव होने के बाद वहाँ कैबिनेट से पास किया गया, बिल को पास किया गया। उसके बाद केंद्र को भेजा गया, और केंद्र में जाकर 2010 में केंद्रीय नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ। और उस अधिनियम के पास होने के बाद 2014 में जो सेंटर की, जो कहेंगे टेम्प्रोरी सेंटर की स्थापना हुई, जिसको सुषमा स्वराज जो एमए थी उस समय, उन्होंने उसको उद्घाटन करके वहाँ पढ़ाई शुरू हुआ। और आज देखिए कि 2014 के बाद ये 10 वर्षों में हमारा जो सफ़र रहा वो कितना मतलब कितना प्रेरणादायी रहा। और खासकर वाइस चांसलर साहब से कल हमने बहुत लंबी बातचीत की थी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने बताया था कि किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में, इसको इस स्थिति तक लाने में किन किन लोगों की भूमिका रही, प्रधानमंत्री की कितनी भूमिका रही, मुख्यमंत्री की कितनी भूमिका रही। और पूरा एक आप कहें कि बिहार में ग्राउंड की मैं अगर बात करता हूँ तो ग्राउंड में आज ये है कि बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, बिहार को शिक्षा के मामले में पिछड़ेपन वाला राज्य कहा जाता था, बिहार को स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ेपन वाला राज्य कहा जाता था। लेकिन इस एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन के बाद बिहारियों में एक तरह से गर्व है, और ये गर्व फिर बिहार को अपने पुराने गौरव की बात
बात वापस याद दिलाता है। जी, निश्चित तौर पर बिहार को अपने पुराने गौरव की तरफ वापस याद दिलाता है। एक समय था जब लोग बिहार आते थे पढ़ने के लिए, आज वहां से लोग बाहर जा रहे हैं। कम से कम ये चीज़ जो है वो वापस लौट सकेगी। प्रोफेसर साहब, आपसे ये और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, उनसे भी 600 साल पुराना ये ज्ञान का केंद्र था हमारे पास, लेकिन इतिहास में उस तरह से इसको जगह नहीं दी गई। कितनी बड़ी भूल ये थी। और फिर उसके एक स्टेप फर्दर भी अगर हम जाएं तो कम से कम आज़ादी के बाद इसको रिनोवेट करने की, इसके पुनर्जागरण की, नव जागरण की जो कोशिशें अब हो रही है, पहले की जानी चाहिए थी। जी, आप बिल्कुल ठीक है। जो ये अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राचीन था, ये बहुत सी बात जो इसको नज़रअंदाज करने का कारण तो ये है कि पश्चिमी जगत में फिर ये कहने का मौका नहीं होता कि हम ही सब ज्ञान देने वाले हैं, हम ही लोगों ने सभ्यता दी है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज किया गया कि नालंदा का जो महत्व है, ये इस प्रकार से बहुत से हम जब तक विदेशी शासन काल में रहे, अंग्रेजों ने भी इस बात को दबा के रखा। यद्यपि ऐसा नहीं, उन्होंने इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल वर्क वगैरह जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन उसको बात को उस प्रकार से सामने नहीं रखा। रही बात जब हम आज़ादी के बाद आए तो एक प्रयास तो हुआ था कि उस नालंदा को की जगह कुछ स्थापना की जाए, लेकिन उस प्रकार का उत्साह नहीं था जो कि अब देखा गया। ये जो रचना की गई, ये उसी भूमि पर उसी विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना, एक पुनर्स्थापना नहीं, उसका एक नव अवतरण की बात की गई। ये एक नव अवतरण है, नव अवतार है उसी विश्वविद्यालय का। कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई सब्स्टिट्यूट बनाया गया हो। तो ये हमारा साहस है, ये इस काल का साहस है जो जिसमें हम जी रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर ये आपने सही कहा कि ये हमारे इस काल का साहस है और कहीं ना कहीं जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है उसकी भी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शाता है। और आप जैसे जो शिक्षाविद हैं उनका भी ये जो जिस तरह से महती योगदान है इसमें, वो सब आप सब इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और भारत का जो ये एक शिक्षा का गौरव था, निश्चित तौर पर हम वापस उस दौर में लौटेंगे इसी विश्वास के साथ। आपको धन्यवाद करते हैं और कुमार आलोक को भी धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि झूठे आरोप की मजबूर सियासत आखिर क्या है। ये जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडिश का चटनी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे झूठे आरोप की मजबूर सियासत। किस तरह से यह सियासत मजबूर हुई है झूठे आरोपों को लगाने के लिए और उससे अपना फायदा निकालने के लिए। सोशल मीडिया के दौर में आरोप लगाना और भाग जाना एक सामान्य प्रचलन बन गया है। ताजा उदाहरण नीट 2024 में धांधली को लेकर है। छात्रों ने आरोप लगाए तो सियासतदानों ने भी आरोपों की झड़ी लगा दी। उनको लगा कि यह मौका मिल गया है। धांधली को लेकर आरोप लगाने वाली छात्रा आयुषी पटेल खुद झूठे आरोप में फंसती हुई नजर आ रही हैं। आयुषी ने लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका डाली थी कि एनटीए ने उसे फटी हुई ओएमआर शीट भेजी और उसका रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। जब एनटीए की ओर से मूल दस्तावेज पेश किए गए तो कोर्ट ने आयुषी की याचिका को खारिज कर दिया।
छात्रा ने एनटीए पर आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था जो तेजी से वायरल हुआ था। खुद प्रियंका गांधी ने आयुषी का वीडियो शेयर करके केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस आईटी सेल ने इसे खूब प्रचारित प्रसारित भी किया था। प्रियंका गांधी ने स्वयं इसको ट्वीट किया, उसके बाद कांग्रेस आईटी सेल ने इसको खूब प्रचारित प्रसारित किया। हाईकोर्ट ने कहा है, लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रा के खिलाफ एनटीए लीगल एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिसने इस बेबुनियाद आरोप को फैलाया उन पर क्या एक्शन हो। छात्रा के खिलाफ तो एनटीए कह रहा है कि वो कार्रवाई करेगा, लेकिन जिन लोगों ने इसको फैलाया उन पर क्या कार्रवाई होगी। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए के नाम पर इन दिनों बेबुनियाद आरोपों की बाढ़ सी आ गई है। इसमें मुख्य निशाना सरकार से लेकर सरकारी संस्थानों को बनाया जाता है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है प्रियंका गांधी इस पूरे प्रकरण पर माफी मांगे और उसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन की भी मांग की है। तो बीजेपी मुखर है इसको लेकर। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में सुनवाई के दौरान कहा है कि वो छात्रों की तकलीफ को समझता है। वो कहा छात्रों की जो असुविधा और तकलीफ है उसको समझा जा सकता है। अगर मामले में 0.1% भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा का खिताब नीट को हासिल है। 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें भाग लेते हैं और जाहिर है जरा सी चूक पर संस्थान के खिलाफ आरोपों की झड़ी लग जाती है। तो कितनी बड़ी परीक्षा है ये कंडक्ट कराना और जरा सी चूक पर आरोप लगते हैं, लेकिन फेक न्यूज के जरिए छात्रों को आंदोलित करना साजिश कहा जा सकता है। ये कहां की सियासत है। मीडिया खबरों के अनुसार एनटीए ने पेपर लीक के मामलों पर संज्ञान लेते हुए कुछ जानकारी शिक्षा मंत्रालय से शेयर की है और जिस पटना और गोधरा में धांधली के आरोप थे वहां परीक्षा में कोई विशेष परिणाम नहीं देखे गए हैं। कोई अंतर विशेष तौर पर नहीं देखा गया है। बिहार में जिन 13 छात्रों पर धांधली के आरोप लगे हैं उनका स्कोर 720 में 500 से भी कम है। गोधरा में अपीयर होने वाले छात्रों में अधिकांश को 500 से कम स्कोर मिला है। जाहिर है जांच अभी चल रही है। कहते हैं कि झूठ की उम्र छोटी होती है लेकिन इसका सियासी और सामाजिक जीवन में गहरा प्रभाव होता है। राजनेताओं को भ्रम और झूठ की सियासत से बचना चाहिए, वरना सामान्य लोगों के विश्वास के साथ धोखा होता है। तो जो इसका एंड है वो समझने की जरूरत है कि आप सियासत कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, उनको आंदोलित करना और झूठे फेक न्यूज के सहारे अपनी सियासत करना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं उनके साथ धोखा होता है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने एक्स पर जो ट्वीट किया था वो हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं। पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आती हैं। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़कर परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? हम अपने युवा साथियों के सपनों को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा यह अन्याय रुकना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। तो दरअसल एक लड़की का फेक ट्वीट आया, जो फैक्ट्स थे वो बहुत सही नहीं थे और उसके आधार पर राजनेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, सरकार को कटघरे में रखना शुरू कर दिया। तो ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर, और जब ये चीजें सही नहीं साबित हुई तो आरोप लगाकर भाग जाने की सियासत शुरू हो गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नीट मामले में वायरल वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नीट मामले में झूठे तथ्य की वकालत कर रहे हैं। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये झूठ में पीएचडी कर चुके हैं और एक और झूठ जिसका पर्दाफाश आज हो चुका है। आपको याद होगा कि प्रियंका वाड्रा ने नीट के विषय पर 10 जून को एक वीडियो शेयर किया था और वो वीडियो था आयुषी पटेल का। ये है उनका वीडियो जिसपे प्रियंका वाड्रा ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। इसमें आयुषी पटेल दिखाई दे रही है, कह रही है कि मेरे साथ अन्याय किया गया, मेरे
ठीक से मार्क्स नहीं दिए गए, मेरे OMR शीट को फाड़ दिया गया है, ये सारे क्लेम्स उसने किए। और ये वही आयुषी पटेल है जिसने पहले 2 या 3 साल पहले कहा था कि मैंने कोविड वैक्सीन खोज ली है। इस प्रकार की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी वाली व्यक्ति का वीडियो आप शेयर कर रही है प्रियंका वाड्रा जी, इससे बचिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, आपने भी सुना होगा कि एक टर्म है जिसको कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखते हैं। ये सोशल मीडिया पर जो ये सारी चीज़ें ट्रेंड करती हैं उसको जांच लेने के बजाय उसी को लेकर के और विपक्षियों पर आरोप लगाना, और जब वो जो मूल साक्ष्य है जिसको साक्ष्य माना गया था वही अगर झूठा साबित हो जाए तो वहां से भाग जाना, ये किस तरह की सियासत है? इसमें लगता नहीं है कि जरा सा मौका लगे तो दूसरे को तुरंत कटघरे में खड़ा कर देना साक्ष्य जांचे बिना? किस तरह की सियासत देखते हैं आप? देखिए मामला बहुत सीरियस मामला इसलिए भी है कि 23-24 लाख लोगों का, छात्रों का ये भविष्य है। आप जब अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़ा जो NTA का ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, जिसमें ऐसे लाखों लोगों का, लाखों छात्रों का, उनके साथ परिवारों का अपना एक जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा हुआ है। लोग आप देख रहे हैं किस मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये मामला गंभीर था। लेकिन जितना ही मामला गंभीर था इसलिए आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जब कल इसकी सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने की जो टिप्पणी आपने इसमें अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.001% भी कहीं से गड़बड़ी की बात है तो उसकी जांच होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और ये जांच होनी चाहिए क्योंकि इसके साथ में, संस्थान के साथ में लोगों का, लाखों लोगों का एक विश्वास है, एक भरोसा है, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस फेक न्यूज़ के दौर में जब आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए, सरकार को कटघरे में करने के लिए, बिना कोई जांच किए हुए, बिना कोई पड़ताल किए हुए एक ऐसे वीडियो का, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, और वो हो सकता है कि आपके IT सेल ही उस वीडियो को वायरल करता हो और आप उसके सहारा लेके सीधे सवाल सरकार को कटघरे में करते हैं, सीधे वहाँ लोगों को, छात्रों को आंदोलित करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। तो ये एक तरह से जो स्थिति बनती है, वो स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्थिति बनती है कि आप एक विद्रोह समाज का एक खड़ा करना चाह रहे हैं सरकार के खिलाफ में, जो हर मौके पे इस तरह के फेक न्यूज़ में ये सरकार के खिलाफ में ये कोशिश होती है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल एक परिवार है, गांधी परिवार, जिनको एक परिवार का एक नाम है, अगर उनके परिवार में प्रियंका गांधी एक ऐसे फेक न्यूज़ को अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने एक्स हैंडल पे डाल के उसकी विश्वसनीयता को जांचे बगैर खुद उसमें अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि ये एक छात्र के साथ नहीं, हजारों छात्र के साथ है, ये अन्याय है। और उसके बाद अगर आज प्रियंका गांधी कुछ बोल नहीं रही है तो ये आपने बहुत सही कही है कि ये हिट एंड रन का केस है, कि आप बस हिट करो और इसके बाद भाग जाओ। तो इन सवालों को लेके आज आप जब देखिए कि राहुल गांधी का आज बर्थडे है और अभी 54वां शायद उनका बर्थडे का बड़े जोशो खरोश से मनाया गया है कांग्रेस ऑफिस में, और राहुल गांधी जब ये बात कहते हैं कि यहाँ आज कम से कम मुझे यकीन हो गया है कि इस देश के लोगों ने लोकतंत्र बचा लिया है, संविधान बचा लिया है, तो क्या राहुल गांधी जितना फेक चला रहे थे नैरेटिव, उसको सारे लोगों ने मान लिया और उनको 99 के सीट पे पहुंचा दिया? तो ये सारे फेक न्यूज़ को लेके जो सोशल मीडिया के इस दौर में एक तरह से रेस बन गई है, उस रेस में कम से कम ये चिंता का विषय तो आम जन सामान्य लोगों को है कि आप उसके सामने में क्या रखते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज की बात आज है। जी बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि झूठ की उम्र छोटी होती है लेकिन इसका सियासी और सामाजिक प्रभाव जीवन में गहरा होता है। ये विजय कौशिक जी, आप भी इस बात को समझ रहे होंगे। तो जो वरिष्ठ नेता हैं आपके यहाँ, जैसे प्रियंका गांधी जैसी, जो समझा जाता है कि भाई इतनी राजनीति वो लोग कर रहे हैं, और ऐसे में किसी भी न्यूज़ को चेक किए बगैर जनता को आंदोलित करना, ये किस तरह की सियासत है? क्या आपको नहीं लगता, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि हिट एंड रन की सियासत ज़्यादा कहा जाए इसको, क्या जवाब है इसके लिए? जी निखिल भाई, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने जो कहा, जो किया, वो प्रत्येक उस भारतीय की भावना के अनुरूप है जो इस देश में न्याय को देखना चाहते हैं। बात एक आयुषी पटेल की नहीं है,
बात देश के उन करोड़ों परिवारों की है जिनकी जो अपेक्षाएं हैं वो नीट जैसी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं कि उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। और खुद सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि निष्पक्षता नहीं रही है, कमियां रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो देश भर में उठ रहे हैं। तो इसलिए प्रियंका गांधी जी ने जो बात रखी वो बहुत अच्छे से रखी। जहां तक बात विद्रोह की है तो मैं स्वागत करूंगा विनोद जी की इस बात का कि काश इस देश में झूठ और फरेब के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाए। माननीय मोदी जी ने इतनी वीडियो जारी की है अपनी जिनमें झूठ और फरेब भरा हुआ है। कांग्रेस आई तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। बाकायदा बीजेपी ने आईटी सेल बना रखी है अपने झूठ और प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। निश्चित तौर पर यह बंद होना चाहिए। जहां तक प्रियंका गांधी जी की बात है तो चूंकि ना हम सरकार में हैं ना हमारे पास कोई ऐसी जांच एजेंसी है कि हम उसे वेरीफाई करके रखें देश की जनता के सामने, ये काम सरकार का है और आप जैसे न्यूज चैनलों का है जिसे आप बखूबी कर रहे हैं। लेकिन आज नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर पूरे देश का मीडिया आवाज उठा रहा है। लाखों अभिभावक सड़कों पर खड़े हैं और न्याय मांग रहे हैं। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार मोदी जी हैं और ये सिस्टम है। आज अगर देश गर्मी से त्राही कर रहा है, लेकिन ये सवाल तो उसके जिम्मेवार बावजूद भी देखिए, मोदी जी है। गर्मी से देश त्राही कर रहा है तो उसके लिए तो कम से कम मोदी जिम्मेदार नहीं है, कम से कम ऐसा तो उसके लिए नहीं भी मोदी कहिए। जी जिम्मेवार लेकिन है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि जब आरोप इसमें लगाने क्या बात लगते है? हैं तो उसमें गर्मी और बरसात और जाड़ा, उसके लिए भी आप चलिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराइए। आप राजनेता हैं, उसका जवाब हमारे जो बाकी दोनों पैनलिस्ट हैं वो देंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप किसी को कोट करते हैं और कोट करने के बाद वो झूठा साबित होता है तो आप कहां खड़े होते हैं? सवाल दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा हूं। आप इसमें कहते रहे कि जी करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, देश की भावनाओं को परिलक्षित करते रहिए, लेकिन आप किसी को कोट करते हैं और वो झूठा साबित होता है तो आपको तो माफी मांगनी चाहिए कि हमने जिस व्यक्ति को कोट किया वो अदालत में झूठा साबित हुआ, अदालत ने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जी, नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर हमें कहीं कोई हमारे मन में मतभेद नहीं है, कोई संशय नहीं है। जहां तक पर्टिकुलर एक वीडियो की बात है, मान लीजिए 100 वीडियो आई, उदाहरण के तौर पर एक वीडियो लगा दी, गलत है तो गलत है, उसमें क्या बात है। लेकिन जो दूसरी बातें हैं उन पर भी तो सरकार को जवाब देना चाहिए। डे वन से सरकार तो अदालत में जवाब दे ही रही है। सरकार तो अदालत में जवाब दे ही रही है। सरकार अदालत में जवाब दे ही रही है। फिलहाल विपक्ष का फर्ज है उनसे जवाब नहीं, बिल्कुल आप विपक्ष सवाल उठाए, इस पर इसमें कोई संशय नहीं है और ना कोई प्रश्न उठा रहा है। लेकिन प्रश्न तब उठते हैं कि जिस चीज को आप कोट करते हैं, विजय जी, जिस चीज को आप कोट करते हैं वो फेक निकलता है। और आप समझिए कि कौन कोट कर रहा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर कोट कर रहे हैं और वो चीज फेक निकलती है तो ये कहा जाएगा ना कि आप आग में घी डालना चाह रहे थे। दरअसल समस्या सुलझाना आपका मकसद नहीं था। आग में घी डालना क्या होता है? अगर प्रियंका गांधी ने लिखा होता कि आयुषी पटेल की वीडियो देखिए और जाकर संसद भवन पर हमला बोल दीजिए, नहीं, वो तो ये लिख भी नहीं सकती हैं। देखिए, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जानता है कि ये कोई कह भी नहीं सकता। फिलहाल मैं अवधेश कुमार सिंह के पास, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अवधेश कुमार सिंह के पास जाना चाहूंगा। अवधेश जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण है इसको जिस तरह से विनोद मिश्रा जी ने कहा कि हिट एंड रन, क्योंकि विजय जी जो भी कहें, लेकिन अगर किसी वीडियो को कोट किया जाए और वो झूठा साबित हो तो ये ऐसा नहीं लगता है कि कहीं किसी चीज को दरअसल उसमें जो मैंने कहा कि आग में घी डालने की कोशिश की गई लेकिन उसके बावजूद वो सामने झूठा साबित हो गया? देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका लेने के बाद मैं ढूंढ रहा था कि प्रियंका वाड्रा जी सहित और कितने नेताओं का ट्वीट आता है, एक्स अब बोलते हैं उसको, एक्स पर पोस्ट आता है जिसमें वो बताती है कि इस मामले में हमसे भूल हुई है। तो अगर इस प्रकार के ट्वीट नहीं आ रहे हैं अब भी, उस याचिका खारिज होने के जो न्यूज हैं उसको भी कम से कम रीट्वीट या रिएक्ट नहीं किया जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? जी, इसका अर्थ तो वही है कि आपने जहां से मामला का उठाया है वहीं छोड़ दिया आपने। कम से कम इतनी नैतिक जिम्मेवारी, इतनी जो है देश के प्रति, आप सब बड़े नेता हैं, इतनी जिम्मेवारी तो होनी चाहिए कि जिस इशू को आपने इतना बड़ा बनाया, जिसके आधार पर देश में तूफान खड़ा करने की कोशिश की, वो अगर न्यायालय में फर्जी पाया गया है, झूठ पाया गया है,
तो उसके बाद की परिस्थितियों से आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो अवगत कराएं, क्योंकि आपके यहाँ से लोग न्यूज भी उठाते हैं। आपने कराया नहीं अभी तक, तो इसको क्या बोलेंगे? विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा होता कि संसद पर हमले कर दो, वो कहना थोड़ा ही पड़ता है। जिस बेचारा बीजेपी के सांसद ने उसकी टिकट भी कट गई, मैंने उनको केवल पास दे दिया था, वो जाके धुआं बम छोड़ दिया तो पूरे देश में हंगामा होगा। थोड़े कहा था कि जाओ हम पास दे रहे हैं वहां तुम धुआं बम चलाओ, तो चलाना थोड़े पड़ता है। इस समय देखिए ऐसा है कि जो इस उम्र के छात्र हैं, छात्राएं हैं, सब हमारे देश के भविष्य हैं, और साथ ही साथ उनका जो एक कोमल मन है, इस समय मस्तिष्क है, वो सही और गलत में फैसले नहीं करते हैं। अगर पेपर लीक हुए हैं, समस्याएं आ रही है, तो इसको हैंडल कैसे किया जाए? अगर कोई एक इशू लेके आ गया तो उसको उठाओ, देश में आग लगाओ, हंगामा खड़ा करो और फिर चुप हो जाओ, ऐसे चलेगा? या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में मामला है, बिहार की सरकार जांच कर रही है, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उसका मामला चल रहा है, तो उसको वेट किया जाए। ऐसा भी तो ट्वीट हो सकता है कि हम देश के नौजवानों के साथ हैं, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, सही जांच हो, और हम ये प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की और उच्चतम न्यायालय के फैसले की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये भी तो एक्स पर नहीं लिखा हुआ है। अब मुझे लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया है, विनोद जी भी जरा इसकी जांच परख करें, मैं भी करता हूं, कि इतनी छोटी लड़की, उसको किसने दिमाग दिया होगा कि तुम अपना गलत जो है फर्जी OMR सीट लगाओ, और फर्जी OMR सीट से जो है तुम ये बताओ कि जो हमारा नंबर गलत आ रहा है, और इसने जो है NTA ने हमको गलत मार्कशीट भेजा है, और फिर ये याचिका भी दायर करवाओ। क्या इसके पीछे भी कुछ लोग हैं क्या? इसमें उत्तर प्रदेश के आग लगाने वाले, ये जांच का विषय है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहूंगा कि उस बच्ची के साथ तो मेरी सहानुभूति है, क्योंकि एक छोटी बच्ची इतना षड्यंत्रकारी नहीं हो सकती है कि उसके पीछे अगर लोग नहीं हो तो वो कोर्ट तक याचिका दायर करने चले जाए। पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। नहीं, सुनो, पाकिस्तान का नहीं, आप हंस रहे हैं। अरे भैया सुनिए, वैसे उनका इशारा आप ही लोग की तरफ है, ये भी समझिए पाकिस्तान के लिए आप बच नहीं सकते। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनिए अवधेश जी को खत्म कर लेने दीजिए, फिर आते हैं आपके पास। रुक जाइए जी। कांग्रेस के कार्यालय पर लखनऊ में काफी संख्या में लोग आ रहे हैं कि भैया हमारा 8,500 कहाँ आया? कहा गया था कि भैया बस ये तो चुनाव परिणाम आया और खटाखट आपके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। तो अब तो लोग आ रहे हैं। तो भाई सवाल यह है कि जब आप उस प्रकार से लिख के दे सकते हैं कि आपको आएगा, और लोगों के पास उसके प्रमाण है, हाथों में वो पेपर लेके आ रहे हैं कि उन्होंने हमको साइन करके दिया था कि मिल जाएगा, तो इस देश में बहुत जब इस देश में ये फर्जी फर्जी नैरेटिव हो सकता है कि मोदी सरकार लौट के आई है तो ये संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, और ये चल गया है, तो कुछ भी फर्जी हो सकता है ना। इसलिए तो वो जो फेक नैरेटिव कह रहे हैं विनोद मिश्रा, तो जब ये सब तो प्रमाण है हमारे सामने ना कि ये चला दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत सीरियस इशू है। एक लड़की कैसे कोर्ट पहुंच गई है, कोर्ट को मामला खा, उस लड़की को फंसा, अब वो लड़की पर मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, ये तो विषय जांच का है। ठीक है, तो एक करके आते हैं। पहले मैं आऊंगा विजय जी आपके पास, विनोद मिश्रा आपके पास। मैं एक चीज ये भी समझना चाहूंगा कि दरअसल इसके क्रक्स को मैं दूसरी तरह से लेना चाह रहा हूं, जो कि रिपोर्ट में भी बात है कि जब इस तरह के झूठे नैरेटिव, झूठ के सहारे भ्रम की राजनीति की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसका विश्वास टूटता है। तो इस तरह की सियासत को कभी भी पॉजिटिव पॉलिटिक्स तो कम से कम नहीं कहा जाएगा। विनोद जी देखिए, मैं विजय जी के लिए ही कुछ सवाल दे रहा हूं। विजय जी हमारे बहुत सम्मानीय गेस्ट हैं और कांग्रेस के पुराने नेता हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस देश में जितने इस तरह के आरोप किसी ने लगाया होगा, किसी राजनेता ने, तो राहुल गांधी उसके सबसे सर्वोच्च पे है। और राहुल गांधी की आप ये देखिए कि आरएसएस से लेके, सावरकर से लेके, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, ऐसा संस्थान नहीं है जो राहुल गांधी के आरोपों के घेरे में नहीं है। कई बार कोर्ट में जब उनके साथ पूछा गया तो राहुल गांधी से माफ़ी की मांगने की बात हुई, चाहे वो सावरकर के इशू पे हो या आरएसएस के इशू पे हो, तो वहाँ पे राहुल गांधी का जवाब होता है गांधी माफ़ी नहीं मांगता। ठीक है, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को, एक नैरेटिव को साथ मिलाते हैं कि सावरकर माफ़ी मांग सकता है, गांधी माफ़ी नहीं मांगता, वो अपने को वो गांधी में ले आते हैं। तो ये उनको जो एक प्रिविलेज मिला है आरोपों का, उसी के आरोप का जवाब देता। आप जो कल भी उनका एक ट्वीट एक्स पे हैंडल पे उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लिखा कि सबसे ज़्यादा नीट के मामले में भी लिखा कि सबसे ज़्यादा बीजेपी स्टेट, जो स्टेट है, रूल्ड स्टेट है, वो एक एपिसेंटर बन गया है।
आज की एक रिपोर्ट मैं बताता हूं कि इस रिपोर्ट में आई है कि जहां जहां ये आरोप लग रहे हैं, चाहे वो गोधरा की बात हो या पटना के जिस सेंटर की बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिसको एपी सेंटर कह रहे हैं, वहां जो नीट के परिणाम आए हैं, जो रिजल्ट का 720 का जो एक उसका स्कोर है, उस स्कोर तो क्या उसमें आपका ये कि उससे 200-300 से कम नंबर के स्कोर वहां के उस सेंटर के हैं। मतलब वो सेंटर के बच्चे किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लायक रह ही नहीं गए, वो ज्यादा से ज्यादा किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए बीजेपी रूल्ड स्टेट एपी सेंटर है, क्योंकि वो गांधी है, वो माफी नहीं मांगते हैं। सवाल इसका नहीं है विजय जी, जो बात अवधेश जी कह रहे थे कि आप इस देश में कुछ भी चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप इस देश में कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको पता है कि गांधी माफी नहीं मांगता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूरे इलेक्शन नैरेटिव आपने संविधान खतरे में चलाया है, पूरे इलेक्शन नैरेटिव आपने खटाखट इकोनॉमी पे चलाया है। 8,000 रुपया मिलेगा 5 जून को, जो अवधेश जी बता रहे थे कि लाइन लगी हुई है कर्नाटक से लेके दिल्ली तक में, हर जगह, लखनऊ में आप हर जगह देखिए महिलाएं खड़ी हुई है, 8,500 रुपया मुझे चाहिए। सवाल यह है कि जब निखिल अपनी रिपोर्ट बता रहे थे कि झूठ की एक उम्र नहीं होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है। आपने इस देश को एक भ्रम में, सिचुएशन में डाल के एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की है। ये आपकी पार्टी ने पाप किया है। जी विजय जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए आदरणीय विनोद जी, अगर हमने कोई पाप किया है तो उसका भुगतान भी हम ही को भुगतना होगा, करना पड़ेगा उसका भुगतान हमें। लेकिन सवाल ये है, हम तो विपक्ष में हैं भाई, हम किसी ने कोई आरोप जनता ने लगाया, उस आरोप को हम सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, वो प्रियंका गांधी जी ने किया। दूसरी बात, ये हमारा फर्ज था। नीट के अंदर जो धांधलेबाजी हुई है, सही मायने में तो हमारी पार्टी को इस मुद्दे पर संसद को घेर लेना चाहिए था, जवाब मांगना चाहिए था, और मोदी जी को जवाब देना चाहिए था जो चुप बैठे हैं। आज देश के हालात बहुत खराब हैं। मैंने आपके लिए हर सवाल का जवाब मोदी ही दे, पढ़े लिखे, हाँ बिल्कुल, बाकी कोई मंत्री कोई कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जब आपका सवाल हो कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं तो सीधे मोदी जवाब दे। विनोद जी सुनिए, सिस्टम का कुछ, अच्छा सुन तो लीजिए, सिस्टम है कहां देश में? नहीं, सिस्टम जब 10 साल पहले सिस्टम थी, उसके बाद कोई सिस्टम है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 10 साल पहले क्या ये धांधली नहीं होती थी? जी निखिल भाई, मेरा एक सवाल है आप सभी से। टॉयलेट के ऊपर मोदी जी की फोटो है, पेट्रोल पंप पर मोदी जी की फोटो है, हर योजना पर अकेले मोदी जी की फोटो, और चुनाव में मोदी जी ने ये कहकर वोट मांगा था अपने सांसदों के लिए कि भाई तुम मेरे इन सांसदों के लिए वोटिंग नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट मोदी के लिए कर रहे हैं। तो भैया देश में कथित रूप से तो मोदी जी के अलावा, अच्छा एक सवाल आपसे भी है, कि क्या 10 साल पहले जो परीक्षाएं होती थी उनमें धांधली नहीं होती थी? देखिए पहले भी होती थी ना, तो उसके लिए कभी क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को या जिम्मेदार सीधे उनसे सवाल पूछा गया था? नहीं सुनिए, किसी भी स्तर पर हमारी कोशिश यही थी कि कोई धांधलेबाजी ना हो। ये सभी की कोशिश होती। देखिए, इसको बड़ा पॉजिटिवली समझने की जरूरत करिए, इसको बड़ा पॉजिटिवली समझने, उसको कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री जानबूझकर धांधली नहीं कराता। सिस्टम में अगर कहीं कोई लीकेज है तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। और यही बात बार बार मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं हुई। पॉजिटिव पॉलिटिक्स ये नहीं हुई कि आप आग लगाएं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स ये नहीं हुई कि लोगों को इंसाइट करें। ये इसलिए बात कह रहे थे। मैं अवधेश जी के पास दोबारा आऊंगा। अवधेश जी, आपको लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स से बचना चाहिए? और जो कहा कि हम विपक्ष में हम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन विपक्ष को भी जो कम से कम अपनी जिम्मेदारी, विपक्ष सिर्फ ये कहना कि मैं विपक्ष में हूं, विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, विपक्ष सरकार के हैं कि विपक्ष इस देश के छात्र छात्राओं के हैं, या विपक्ष नीट के हैं, या विपक्ष एनटीए के हैं, या विपक्ष देश के मेडिकल कॉलेजों के हैं, या विपक्ष इस देश के हैं। सवाल तो यह है कि सरकार के मुद्दे पर सरकार को घेरना, सरकार को, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये लाखों छात्रों के साथ ये है कि अगर जिन लोगों ने तैयारी की है उनके ध्यान में अगर ये आ गया
कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी उठा रहे, इसका मतलब जरूर परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा में चोरी हुई है, नीट में भ्रष्टाचारी बैठे हैं, वो नीट में जो है वो फर्जी जो है OMR सीट किसी को दे देते हैं। तो आप सोचिए कितने छात्र छात्राएं आत्महत्या कर सकती हैं, कितने इसमें विद्रोही पैदा हो सकते हैं, माओइस्ट पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये कह देना कि हम विपक्ष हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये देश के भविष्य का प्रश्न होता है। ऐसे मामलों में हम कितने जिम्मेवार हो। बीजेपी अगर विपक्ष में होती, बीजेपी भी इस प्रकार से करती तो उसकी भी आलोचना की जाती। ये तरीका नहीं है। मामले अगर आ गए हैं, भाई जांच चले। देखिए आप, ये तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें देश में एक माफिया वर्ग पैदा हुआ है और आज से नहीं है, वो 30, 35, 40 सालों से वो काम कर रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसका उपयोग हुआ है, वो पकड़े गए हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पूरा का पूरा बंडल के बंडल क्वेश्चन पकड़े गए थे, उसमें रंजीत डॉन और किसको किसको सजा हुई सब पकड़े गए हैं, उनके घरों पर छापे भी पड़े हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुझे तो याद ही नहीं कि कोई परीक्षा हुई हो और बाद में उसके क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुए हो। तो ये तो एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में देश के राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका है। उसमें सत्ता पक्ष के भी लोग हो सकते हैं, विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उसको इस ढंग से उठा देना और उस लड़की के पीछे, मैं तो कह रहा हूं कि उस लड़की को सामने लाना, उसके इशू को बड़ा बना देना। भले आज वो फेल कर गया हो तो संजोग से पता नहीं क्या हुआ कि हो सकता है उसको लेकर कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट न पहुंच जाए फिर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील इनके लगे हुए हैं इस इशू पर। तो इसको भी एक बड़ा बनाने की कोशिश ठीक है। आपकी बात आ गई और दरअसल अवधेश जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, वो ये कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स है इसको थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। जैसे कि विजय जी ने शुरू में कहा कि दरअसल ये इतने सारे छात्रों का भविष्य है, तो भविष्य के बारे में बात जब होती है तो केवल इसको सरकारों में कि ये इनकी सरकार है, इस राज्य की सरकार है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर देखना चाहिए। फिलहाल आज की इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। अवधेश जी बहुत शुक्रिया आपका, विजय जी आपका भी धन्यवाद और विनोद जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और अब बात करेंगे बंगाल में जांच रिपोर्ट का होगा खुलासा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे बंगाल में जांच रिपोर्ट का होगा खुलासा। 4 जून के चुनाव परिणाम के बाद देश में शायद ही कहीं हिंसा की खबर आई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल अपने इतिहास को एक बार फिर दोहरा रहा है, रक्तरंजित इतिहास को दोहरा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने पोस्ट पोल वायलेंस पे अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की है। पुलिस ने हिंसा की 560 शिकायत और 107 FIRs का जिक्र किया है अपनी इस रिपोर्ट में। बंगाल पुलिस ने अपने शपथ पत्र में इन घटनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि
ये पोस्ट पोल के बाद ये सारी हिंसा हुई है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस की घटना को बीजेपी की साजिश मानती हैं और कहती हैं कि शांति है, कहीं कुछ हुआ नहीं है, शांति का दावा करती हैं। लोकतंत्र बचाओ के अभियान वाले इंडिया गठबंधन की ओर से भी बंगाल में जारी हिंसा पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। टीएमसी के गुंडों द्वारा लगातार हमले की शिकायत को लेकर शुभेंदु अधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और बीजेपी इन कार्यकर्ताओं के साथ वहां तक पहुंच रही है। बीजेपी की केंद्रीय टीम हिंसा प्रभावित जिलों का दौरा करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपने वाली है। बंगाल गई फैक्ट फाइंडिंग टीम ने माना है कि लोगों को पीटा गया है, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम का आरोप है कि गुंडों के सामने बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनी हुई रहती है और फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से कहा गया है कि महिला मुख्यमंत्री के राज में दलित बेटी के साथ अन्याय होता है और मुख्यमंत्री खामोश हैं। बंगाल के रक्त रंजित इतिहास में पिछले वर्षों में विधानसभा चुनाव के बाद लोगों ने भयानक हिंसा देखी थी। अब लोकसभा चुनाव के बाद भी वोटर और कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है बंगाल की जो इस तरह की सियासत है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से कोलकाता से जुड़ेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे और जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी देंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और इस खबर पर हम चर्चा को जारी रखेंगे और बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा को लेकर के जांच कमेटी गठित की है बीजेपी ने, उसके सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पूरे बंगाल में भाजपा का समर्थन करने वालों के साथ मारपीट की जा रही है। हर जगह एक ही कहानी है, बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते, आओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी यही आपकी सरकार है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी आपको शर्म करनी चाहिए। और जांच कमेटी के सदस्य और बंगाल भाजपा के नेता विप्लव देव ने कहा कि बंगाल में महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, जबकि महिला मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ रखकर बैठी हैं। राखाल नाम के तृणमूल का एक स्थानीय नेता है, 400 लोगों को लेकर उनको परिवार के ऊपर हमला करता है, उनको उल्लंघ करता है, उसके बाद उनको रेप करता है और हॉस्पिटल में, मिशन हॉस्पिटल में एडमिट है। वेस्ट बंगाल पुलिस वो एफआईआर नहीं ले रहा है, उनको 164 नहीं ले रहा है। जब ये हालत है एक महिला मुख्यमंत्री और महिला का, वो भी एससी समाज के, क्या बताओ। किंतु इस व्यवस्था को समाप्त हम करेंगे और पूरा रिपोर्ट हम उनको देंगे, नड्डा जी को। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा पोस्ट पोल वायलेंस है, सामने रिपोर्ट है, पुलिस ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है और बार बार वो कह रही है कि हाँ जी इस तरह की हिंसा हुई है। ममता बनर्जी का ये ना मानना कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, मूंदा हूं आंख खत्म कुछ नहीं, आंख बंद कर लीजिए कहीं कुछ नहीं दिखेगा, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? हाँ, ये ऊंट की तरह पॉलिटिक्स है ना। ऊंट जैसे रेगिस्तान में आंख बंद करके रेत में अपना मुंह छुपाने से ये समझते हैं कि वहां पे कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं आपको निखिल 2-3 इंफॉर्मेशन पहले दे दूं। कल रात पूर्व मेदिनीपुर की काथी बोल के जगह पे एक बीजेपी कार्यकर्ता की पिताजी को मारा गया है और वो उनका देहांत हो गया। आज कांग्रेस की एक यूथ कांग्रेस की नेता मुर्शिदाबाद में, वो और उनका पत्नी दोनों अस्पताल में है तृणमूल कांग्रेस की लोगों से मार खाकर। मैं कुछ इंफॉर्मेशन पहले आपको दे दूं। पहली बात तो यह है कि अदालत की तरफ से बताया गया है
कि शुभेंदु अधिकारी जो गवर्नर हाउस के सामने पीड़ितों को लेकर धरना देना चाहते थे और पुलिस ने मना कर दिया, इसके ऊपर जो केस है वो केस लेने से स्वीकार कर लिया, लेने के लिए स्वीकार कर लिया अदालत ने। कल हो सकता है इसके ऊपर सुनवाई हो। दूसरी बात यह है कि जो 500 के आसपास जो इंसिडेंट की रिपोर्ट हुआ है और 107 एफआईआर है, इसके अलावा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। मोटा मोटी तौर पे 1025 ऐसे मेल के तहत या नहीं तो हाथ में लिखकर कंप्लेन दिया गया है। मोटा मोटी 3300 बीजेपी कार्यकर्ता अटैक्ट है। तो इस तरह से मेरे पास पूरा लिस्ट है। 4500 के आसपास जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो अलग अलग जगह पे शरण ले चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है निखिल, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का हाल देखिए। जो कांग्रेस अब क्या कहते हैं उसको लोकतंत्र बचाने की काम कर रहे थे, मैं सिर्फ मुर्शिदाबाद जिला की बात कर रहा हूं। जो मुर्शिदाबाद जिला में सिर्फ कांग्रेस बचा हुआ था ऐसे माना जाता है बंगाल में। 8 तारीख से 19 तारीख तक, मतलब आज तक वहां पे इंसिडेंट हुआ है 9-10 के आसपास, जिसमें सिर्फ एक बीजेपी के खिलाफ, बाकी रानीतोला पुलिस स्टेशन में भी कांग्रेस के खिलाफ, रानीनगर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के खिलाफ, बेरामपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के खिलाफ, ऐसे करके मेरे पास सूची है। और इस्लामपुर पुलिस स्टेशन में वाम मोर्चा सीपीआईएम के खिलाफ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोकतंत्र बचा रहे हैं, जो लोग इस तरह से पूरे देश में घूम घूम के सवाल उठा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, मेरा सवाल यह है कि बंगाल में ये लोग जो कांग्रेस करते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? जी बिल्कुल। और ये सवाल निश्चित तौर पर बना रहेगा। ये सवाल प्रसेनजीत निश्चित तौर पर पूछा जाएगा और कांग्रेस के लोगों से भी पूछा जाएगा, इंडिया गठबंधन के लोगों से भी पूछा जाएगा कि क्या अगर लोकतंत्र देश में बाकी जगहों पर खतरे में है तो क्या पश्चिम बंगाल में वो खतरे में नहीं, और वहां पर आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस वक्त के प्रायोजक थे